अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया। हम लोगों ने एंजाइम का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ जिसमें हमने आज जो है वो पढ़ना है एंजाइम की रेगुलेशन और उसकी इनहिबिशन। एंजाइम्स जो हैं वो किस तरह से इनहिबिट किए जाते हैं, मतलब उनका एंजाइम एक्शन जो है वो किस तरह से इनहिबिट हो सकता है और किस तरह से एंजाइम्स जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द एंजाइम इनहिबिशन। सबसे पहले एंजाइम इनहिबिटर की डेफिनेशन है कि कोई सा भी सब्सटेंस जो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा एंड दैट बाइंडिंग विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन दैट कैटालिटिक एक्टिविटी इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ दैट एंजाइम, तो वो सब्सटेंस जो है उस एंजाइम का इनहिबिटर कहलाएगा। यानी कोई सी भी ऐसी चीज़ जो एंजाइम के साथ जुड़ जाएगी और उस एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी तो उसको हम इनहिबिटर बोलेंगे। ये इनहिबिटर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। इसकी नेचर जो है वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक हो सकती है। इसको हम थ्री क्लासेस में जो है वो कैटेगराइज करते हैं एंजाइम इनहिबिशन को। सबसे पहले हमारी आती है रिवर्सिबल इनहिबिशन, यानी ये वो इनहिबिशन होगी जिसमें इनहिबिटर जो होगा वो इस मैकेनिज़्म को रिवर्स किया जा सकता है, वापस पीछे लाया जा सकता है, जो कि परमानेंटली जो है वो बाइंड नहीं करेगा, कंप्लीट कोवलेंटली बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। और इरिवर्सिबल इनहिबिशन में ये होता है कि हमारे पास इसको हम जो है वो रिवर्स नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इनहिबिटर को रिवर्स नहीं, इस इनहिबिशन इफेक्ट को रिवर्स नहीं किया जा सकेगा। द थर्ड पॉइंट इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ये भी हम अभी डिटेल से पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। हमने अभी पढ़ा कि हम क्या करते हैं कि जो इनहिबिटर होगा वो किस तरह से बाइंड करेगा, नॉन कोवलेंटली बाइंड करेगा एंजाइम के साथ, और हम इसके जो इफेक्ट है इसको रिवर्स कर सकते हैं अगर हम इनहिबिटर को रिमूव कर देंगे। इसको हम फर्दर टू क्लासेस में सब डिवाइड करेंगे। एक कम्पिटिटिव इनहिबिशन होगी और एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन होगी। कम्पिटिटिव इनहिबिशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो इनहिबिटर होगा वो सबस्ट्रेट के, जो एंजाइम का सबस्ट्रेट होगा उससे क्लोजली रिजेंबल करेगा। इफ़ वी सी दिस एग्जांपल, अगर हम इस इमेज को देखें तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो दिस इज़ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक है, और ये इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है। इसका कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट से क्लोजली रिजेंबल कर रहा है। तो हमने यही पढ़ा कि हमारे पास जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर का इनहिबिशन में जो इनहिबिटर होगा वो क्या करेगा, क्लोजली रिलेट करेगा विद द सबस्ट्रेट ऑफ दैट एंजाइम, ठीक है। और इस इनहिबिटर को हम सबस्ट्रेट एनालॉग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इनहिबिटर है यानी जो सबस्ट्रेट एनालॉग है ये कम्पीट करता है विद द सबस्ट्रेट एंड बाइंड एट इट्स एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम बट डू नॉट अंडरगो एनी कैटालाइसिस। यानी ये जो सबस्ट्रेट एनालॉग होगा, ये जो सबस्ट्रेट की तरह का मॉलिक्यूल होगा, ये जो है वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करेगा कि मैंने एक्टिव साइट के साथ जुड़ना है, ठीक है। लेकिन इसकी बाइंडिंग जो होगी दैट विल नॉट रिजल्ट इन कैटालाइसिस, उससे कैटालाइसिस में कुछ नहीं होना। अब अगर आप इसको नीचे देखेंगे तो ये एंजाइम है, ये इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और एट द एंड हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। बट इफ़ वी सी कि अगर एंजाइम जो है वो इनहिबिटर के साथ, कम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ बाइंड करता है तो फिर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा लेकिन हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में मुकाबला हो रहा है कि किसने एंजाइम के साथ जो है वो बाइंड करना है। अब वो कहते हैं कि जब तक एज लॉन्ग एज द कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट के साथ जुड़ा हुआ है, एंजाइम इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द सबस्ट्रेट टू बाइंड। एक्टिव साइट तो ऑक्यूपाइड है बाय द इनहिबिटर, तो जब तक एक्टिव साइट फ्री नहीं होगी सबस्ट्रेट के लिए तब तक हमें जो है वो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उसको नीचे उसने दिखा दिया कि किस तरह से। अब हम इसको किस तरह से, या ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से भी ऑल्टर कर सकते हैं। द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर एंड देयर रिस्पेक्टिव एफिनिटीज़ विद द एंजाइम जो हैं ये दोनों डिपेंड करते हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं
ये ऑल्टर कर सकती हैं, या डिग्री ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिशन इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। कौन सी दो चीज़ें कि रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर एंड द रिस्पेक्टिव अफिनिटी विद द एंजाइम, के अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे इनहिबिटर के रिलेटिव या इनहिबिटर के कंपैरिजन में अगर आप सबस्ट्रेट को बढ़ा दोगे तो इस रिज़ल्ट में क्या बनेगा कि हमारे पास ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो चांसेस होंगे कि वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करें। सेम हमारे पास एफिनिटी के साथ आता है कि सबस्ट्रेट की एफिनिटी ज़्यादा है या इनहिबिटर की एफिनिटी ज़्यादा है। जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी वो जल्दी एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर देगा। तो दीज आर द टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिग्री ऑफ द कम्पिटिटिव इनहिबिशन। और हम इसको किस तरह से जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। कम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमारे पास Km की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है बट द Vmax रिमेन्स द सेम। अब अगर हम इस कर्व को देखें तो हमारे पास ये जो ब्लू कर्व है ये सबस्ट्रेट वाली होगी, जबकि ये जो पिंकिश कर्व है दिस विल बी ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को देख रहे हो तो दोनों की जो Vmax है वो सेम है, दोनों कर्व्स की Vmax सेम है, चाहे सबस्ट्रेट हो या इनहिबिटर हो, Vmax सेम रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। जबकि Km वैल्यू जो होगी वो ऑल्टर करेगी, चेंज करेगी। हमने कहा इनहिबिटर के केस में Km की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे ये जो डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस जो है ये रेज जो है ये बढ़ा हुआ है, ये वैल्यू बढ़ी हुई है इन द केस ऑफ इनहिबिटर्स। ठीक है, यानी इतनी कंसंट्रेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी इनहिबिटर के केस में, कम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में। और इसी तरह से अगर हम इस प्लॉट में देखें तो हमारे पास ये लाइन में देखें जिसको हमने V1 लाइन बोली थी, इसमें पिंक लाइन इनहिबिटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लू जो है वो किसको कर रही है, नॉर्मल एंजाइम को। दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज़ द Vmax। जबकि आप इधर देखेंगे तो ये हमारे पास Km की वैल्यू जो है वो डिनोट कर रहा है, Km इंक्रीज हुई है। नेगेटिव वैल्यू में जितनी आप ज़ीरो से करीब करते हैं या जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी बड़ी होती है नेगेटिव के साथ। ठीक हो गया, ओके। तो ये हमारा ये सारा पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं इसको हम फार्माकोलॉजिकली किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उसने चंद एंजाइम्स की जो है वो एग्जांपल्स दी है। अगर हम बात करें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की, तो ये हमारे पास कहता है कि एक क्लासिकल एग्जांपल है कम्पिटिटिव इनहिबिशन की। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यानी SDH का जो सबस्ट्रेट है दैट इज़ द सक्सिनिक एसिड। ठीक है, और इसके जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो स्ट्रक्चरली रिजेंबल करेंगे। वो कौन कौन से होंगे, मेलोनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये तीनों जो हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं ऑफ द सक्सिनिक एसिड, किस एंजाइम के लिए, SDH के लिए। और इन तीनों के दरमियान जो होगा वो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन होगा। द अदर एग्जाम्पल इज़ मैथनॉल। ठीक है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास मैथनॉल जो है वो क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है बॉडी का, जिसको कन्वर्ट किया जाता है टू द फॉर्म अल्डिहाइड बाय द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ADH का सबस्ट्रेट क्या है, मैथनॉल। ठीक है, और मैथनॉल ने जो है किस में कन्वर्ट होना है, इनटू द फॉर्म अल्डिहाइड। इसका जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है ADH का, इट इज़ द एथनॉल। एथनॉल जो होगा वो कम्पीट करेगा एक्टिव साइट के लिए विद द मैथनॉल ADH एंजाइम के लिए, और इस तरह से हम एथनॉल जो है वो यूज़ कर सकते हैं टू द ट्रीटमेंट ऑफ द मैथनॉल पॉइजनिंग। यानी अब कहानी ये है कि ADH एक एंजाइम है जिसका सबस्ट्रेट जो है वो मैथनॉल है। मैथनॉल ने फॉर्म अल्डिहाइड में जाना है, और मैथनॉल जो है वो टॉक्सिक मॉलिक्यूल है बॉडी के लिए। अब हमने क्या करना है कि मैथनॉल की बाइंडिंग नहीं करानी ADH के साथ, उसके कम्पिटिटर की बाइंडिंग करा देनी है, ताकि मैथनॉल उसके साथ नहीं जुड़ेगा और वो उसका सारा मैकेनिज्म जो है या उसका कैटालाइसिस जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो एथनॉल क्या है कि हम यूज़ कर सकेंगे मैथनॉल की पॉइजनिंग में, ताकि मैथनॉल बाइंड नहीं होगा, एथनॉल बाइंड हो जाएगा और उसका रिएक्शन जो है वो सीज हो जाएगा फॉर सम टाइम। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एंटी मेटाबोलाइट्स की। एंटी मेटाबोलाइट्स हमारे पास वो रिएक्शंस, वो सब्सटेंसेस होंगे जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ब्लॉक करेंगे।
ठीक है, क्या होंगे कि हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शन सीरीज़ ऑफ रिएक्शन में होंगे। उस सीरीज़ ऑफ रिएक्शन के किसी भी स्टेप को अगर हम पकड़ लेंगे तो उसका जो है इनहिबिटर हम लगा देंगे, यानी उस मेटाबोलाइट का एंटी मेटाबोलाइट लगा देंगे। उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन होगी, वो मैकेनिज़्म हो जाएगा। एंटी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो हमारे पास कहते हैं कि स्ट्रक्चरली एनालोगस होते हैं सबस्ट्रेट के, ठीक है, यानी वो सबस्ट्रेट की तरह रिजेंबल करेंगे, सबस्ट्रेट जैसे होंगे तो एंजाइम जो होगा उनके साथ बाइंड कर जाएगा और इस तरह से कम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द कैंसर थेरेपी एंड द गाउट, हड्डियों की बीमारी के लिए। द टर्म एंटी वाइटामिन्स इज़ यूज्ड फॉर द एंटी मेटाबोलाइट्स। अब एंटी मेटाबोलाइट्स एक जनरल टर्म थी, उसमें से हमने एंटी वाइटामिन ले लिया है कि हम क्या करेंगे कि जो वाइटामिन्स का मेटाबॉलिज्म है उस मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करने के लिए हम एंटी वाइटामिन्स यूज़ करेंगे, और जब मैकेनिज्म ऑफ वाइटामिन्स नहीं होगा तो फिर हमारे पास वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल उसने कही है कि हमारे पास एंटी वाइटामिन की जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सल्फोनिलामाइड्स और हमारे पास डाइक्यूमेरल। अब हम चलते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर पे। ये वो साइट है जिसमें कंपटीशन नहीं होना, मतलब वहाँ पे सेम बाइंडिंग साइट के लिए कंपटीशन हो रहा था सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा, यहाँ पे जो इनहिबिटर होगा वो किसके साथ बाइंड करेगा, वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं करेगा बल्कि एंजाइम के किसी और साइट के साथ बाइंड कर जाएगा, और इस बाइंडिंग के रिजल्ट में जो नॉर्मल फंक्शन होगा, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो क्या है कि यहाँ पे एक्टिव साइट पे बाइंडिंग नहीं होगी इनहिबिटर की, बल्कि एंजाइम के किसी और सरफेस पे जो है वो बाइंड होगी, और इस बाइंडिंग के रिजल्ट में एंजाइम डिसफंक्शन हो जाएगा, एंजाइम का फंक्शन लॉस हो जाएगा। दूसरी बात, एंजाइम की कोई स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस नहीं है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो इनहिबिटर होगा वो सबस्ट्रेट जैसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी। और यहाँ पे बताया कि हमारे पास ये जो इनहिबिटर्स होते हैं they have the strong affinity for the enzyme to bind at the second site। ठीक है, मतलब उन they have a strong affinity for enzyme binding site, एक्टिव साइट नहीं, किसी और साइट पे। so the inhibitors does not interfere with the enzyme substrate binding। एक्टिव साइट तो फ्री है सबस्ट्रेट के लिए नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में, लेकिन क्या हो रहा है कि उसका कैटालाइसिस नहीं हो रहा। कैटालाइसिस जो है वो प्रिवेंट हो रहा है, लेकिन एक्टिव साइट के ब्लॉकेज की वजह से नहीं हो रहा। किस वजह से हो रहा है कि इनहिबिटर जो है वो एंजाइम की किसी और साइट के साथ जुड़ गया। एक्टिव साइट फ्री है सबस्ट्रेट के लिए, सबस्ट्रेट जुड़ा भी हो सकता है बाइंडिंग साइट के साथ, एक्टिव साइट के साथ, लेकिन कैटालाइसिस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो इनहिबिटर है वो एंजाइम की दूसरी साइट के साथ जुड़ गया हुआ है, और उसकी बाइंडिंग के रिजल्ट में एंजाइम की जो कन्फर्मेशनल चेंजेस हैं वो ख़राब हो गई हैं, और जब उसकी 3D स्ट्रक्चर ही मेंटेन नहीं है, या वो एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास प्रोटीन्स जो होती हैं वो अपनी फंक्शनिंग के लिए 3D स्ट्रक्चर जो है वो रिक्वायर्ड है उनके लिए। जब वो स्ट्रक्चर लॉस हो गया तो उसका फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब ये उसने बताया हुआ कि हमारे पास एंजाइम जो है वो इनहिबिटर के साथ बाइंड करेगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और सबस्ट्रेट जो है वो मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो डायरेक्टली एंजाइम जो है वो इनहिबिटर के साथ बाइंड कर जाएगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, या एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ इनहिबिटर बाइंड करेगा, एंड दैट विल बी द EIS, यानी एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे जो है वो Km की वैल्यू नॉन कम्पिटिटिव में याद रखने वाली बात है कि Km की वैल्यू अनचेंज रहेगी, जबकि Vmax जो है वो लोअर हो जाएगा। जो हैवी मेटल आयंस हैं वो जो है वो नॉन कम्पिटिटिवली इनहिबिट करती हैं एंजाइम को बाय बाइंडिंग विद द SH ग्रुप। वो सारे अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जिनके पास सिस्टेनिल सेल्फ हाइड्रल ग्रुप होगा, वो जो है वो वल्नरेबल है, या वो जो है
फेवरेबल है मेटल आयंस के लिए कि उन दोनों के बीच में बाइंडिंग हो जाएगी और इसकी वजह से जो एंजाइम की कैटालाइसिस एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। यहाँ पे उसने बताया कि हमने मरकरी के साथ, जो कि एक हैवी मेटल है, उसके साथ जो है वो एक एंजाइम है, ठीक है। उस एंजाइम की एक्टिव साइट में हमारे पास SH ग्रुप पड़ा हुआ है। हैवी मेटल जो होगी वो इस SH ग्रुप पे अटैक करेगी और ख़ुद जो है वो इसके साथ एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ कर देगी। इसकी वजह से हमारे पास जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मैकेनिज्म होता है। अब अगर हम इस कर्व को देखेंगे तो ये जो ब्लू वाली कर्व है वो हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि ग्रीन वाली कर्व जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे हमने कहा कि Km की वैल्यू जो है वो दोनों के लिए सेम है, अनचेंज्ड रहेगी, जबकि Vmax जो है वो ऑल्टर होगी। ब्लू के लिए दिस वन Vmax है और ग्रीन के लिए ये Vmax है। तो हमारे पास Vmax क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर हम इसी तरह से इस इमेज में देखें तो हमारे पास ये जो Vmax हैं ये डिफरेंट पॉइंट्स पे मीट कर रही हैं ऑन दिस एक्सिस, जबकि Km की वैल्यू जो है उनका जो पॉइंट है वो सेम पॉइंट है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि Km की वैल्यू जो होगी वो नॉन इनहिबिटर में सेम रहेगी, जबकि Vmax की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज करेगी। अच्छा जी, उसके बाद उसने बताया कि वो सिर्फ SH ग्रुप के साथ बाइंड नहीं कर सकती हैवी मेटल्स, बल्कि ये क्या करती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकती हैं विद द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द हिस्टिडीन, ऑफन रिजल्टिंग इन द इरिवर्सिबल इनहिबिशन, ठीक है। कि वो रिवर्सिबल इनहिबिशन था, वो रिवर्सिबल इनहिबिशन में हमने पढ़ी, यहाँ पे अगर वो हैवी मेटल्स जो हैं वो परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना देगी विद द कार्बोक्सिल ग्रुप और द हिस्टिडीन, तो फिर ये क्या होगी, इरिवर्सिबल इनहिबिशन बन जाएगी। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है कि एंजाइम जो होता है, जो भी इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बाइंड कर जाता है और इनएक्टिवेट कर देता है उसको। दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल इनहिबिशन। ये नॉर्मली जो इनहिबिटर्स होते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं और पॉइजनस होते हैं एंजाइम के लिए, ठीक है। मतलब परमानेंट उसके साथ जुड़ गए हैं और उसका परमानेंट फंक्शन जो है वो लॉस हो सकता है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास आती है आयोडोएसीटेट, जो है वो हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर है एंजाइम्स का सच एज द पेप्सिन एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये दो एंजाइम्स हैं जिसका इरिवर्सिबल इनहिबिटर कौन सा है, आयोडोएसीटेट। आयोडोएसीटेट जो है वो SH ग्रुप के साथ बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट पे और इसको क्या कर देगा, एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देगा। एंजाइम की एक्टिव साइट पे पड़े हुए SH अमीनो एसिड रेजिड्यू के SH ग्रुप के साथ जो है ये बाइंड कर जाएगा, जैसे अभी हम पीछे देख कर आए वो था रिवर्सिबल। यहाँ पे परमानेंट जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से ये जो है इरिवर्सिबल इनहिबिटर के तौर पे काम कर रहा है आयोडोएसीटेट। अब अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं कि हम जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स ने एक जो है वो नर्व गैस जो है वो बनाई थी, दैट्स नेम इज डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट DFP, ठीक है। ये DFP जो है ये क्या करती है, एंजाइम इनहिबिटर के तौर पे काम करती है और जो आपके नर्व कंडक्शन में एंजाइम्स यूज़ हो रहे होते हैं उसका इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। यानी जो कंडक्शन के लिए एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं उसके साथ जब ये परमानेंटली बाइंड कर जाएगा तो कंडक्शन का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा। यहाँ पे उसने कहा कि DFP जो है वो इरिवर्सिबली बाइंड कर जाता है एंजाइम के साथ कंटेनिंग द सेरीन एट देयर एक्टिव साइट, फॉर एग्जांपल सीरीन प्रोटीएजेस, एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस। ये वो एंजाइम्स हैं जो कि नर्व कंडक्शन में इन्वॉल्व है। अब जब इसका इरिवर्सिबल इनहिबिटर इनके साथ जुड़ जाएगा तो फिर इसका फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा। द अदर एग्जाम्पल इज द कहता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल द मेलाथोइन, ठीक है। वो कहते हैं कि ये हमारे पास टॉक्सिक होता है टू नॉट ओनली टू द एनिमल्स बट ऑल्सो द ह्यूमन्स। ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, रिजल्टिंग इन द पैरालिसिस ऑफ द वाइटल बॉडी फंक्शंस, ठीक है। कंडक्शन का फंक्शन लॉस हो गया। द नेक्स्ट इज डाइसल्फारिन
सल्फेराम जो है वो हमारे पास क्या है, एक ड्रग है जो कि हम यूज़ करते हैं अल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट में, ठीक है। जो अल्कोहल एडिक्टेड होते हैं उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है एंजाइम अल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज। अल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज जो है वो हमारे पास वो एंजाइम है जो कि अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म 2 स्टेप प्रोसेस उसने बताया है कि इसका मेटाबॉलिज्म जो होगा, ठीक है, वो 2 डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू होगा। अल्कोहल पहले एक्ट किया जाएगा बाय द अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज जो है वो अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा इनटू द एसिटाल्डिहाइड। फिर ये एसिटाल्डिहाइड जो है वो डीहाइड्रोजिनेज अल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कन्वर्ट्स द अल्डिहाइड टू द एसिटिक एसिड। यानी अब जो दूसरा एंजाइम है वो कौन सा है, अल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज। पहला था अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, दोनों में डीहाइड्रोजिनेज है, सिर्फ सबस्ट्रेट के नाम के साथ उसका लगा दिया। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज ने अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, जबकि अल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज ने कन्वर्ट करना है एसिटाल्डिहाइड को टू द एसिटिक एसिड, ठीक है। ये अब क्या कर रहा है कि जो अल्कोहल जो अल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो कि अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में हम यूज़ कर रहे हैं, ये अल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज जो है वो के साथ बाइंड कर जाएगा, इस एंजाइम के साथ अल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज के साथ बाइंड कर जाएगा और इस तरह से अल्कोहलिज्म का जो है वो ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब वो कहते हैं कि हमारे पास इसमें इस ट्रीटमेंट में जो है वो लोग जो है वो बीमार हो जाते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड लीडिंग टू द अल्कोहल अवॉइडेंस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि उन ऐसे लोगों में ट्रीटमेंट के दौरान जो होता है वो एक्यूमुलेशन होती है एसिटाल्डिहाइड की और वो इस तरह से अल्कोहल को अवॉइड करते हैं। ये हमारे पास उसी तरह से जैसे कम्पिटिटिव इनहिबिटर की जो है वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की कर्व थी, वैसे ही हमारे पास इरिवर्सिबल के लिए होगी कि हमारे पास जो Km की वैल्यू है वो क्या है, वी मैक्स की वैल्यू ऑल्टर करिए, Km की वैल्यू जो है वो दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में पढ़ा वैसे ही इरिवर्सिबल इनहिबिटर में पढ़ेंगे। अदर एग्जांपल इज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये भी इरिवर्सिबल इनहिबिटर के तौर पे यूज़ करती हैं कौन से एंजाइम को, वो एंजाइम जिनकी एक्टिव साइट में सीरीन पड़ा हुआ है और इस तरह से दे ब्लॉक द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। द अदर एग्जांपल इज साइनाइड जो कि इनहिबिट करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को। ये एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंजाइम है। द नेक्स्ट इज फ्लोराइड, वो इनहिबिट करता है एनोलेज को बाय रिमूविंग द मैग्नीज और इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट करेगा। द अदर ये हमारे पास एक स्पेशल केस है सुसाइड इनहिबिशन, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो इसका पहले मैं पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। Suicide inhibition is a specialized form of irreversible inhibition. In this case, the original inhibitor is converted to a more potent form by the same enzyme that ought to be inhibited. So formed inhibitor binds irreversibly with the enzyme, and in contrast to the original inhibitor which binds reversibly, ठीक है। एक इनहिबिटर था जिसने एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ रिवर्सिबल बाइंड करना था, वो क्या हुआ, वो इनहिबिटर जो है वो बाइंड करने के बाद एक ऐसी पोटेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिसको एंजाइम ने इनहिबिट करना था, ठीक है। यानी अब वो एक मोर हार्मफुल फॉर्म में जो है वो चला गया और वो इरिवर्सिबली बाइंड कर गया एंजाइम के साथ। एक नॉर्मल इनहिबिटर ने जो कि बाइंड के एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ रिवर्सिबल बाइंड करना था, वो क्या हुआ है, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ इरिवर्सिबल बाइंड कर गया और एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो कि मोर पोटेंट फॉर्म है। तो इसको हम सुसाइड इनहिबिशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल जो है वो हमारे पास एलोपेरिनोल है, ठीक है। ये एलोपेरिनोल जो है वो मॉलिक्यूल है जो गाउट में यूज़ होता है। ये इनहिबिटर ऑफ ज़ैंथिन ऑक्सीडेज है जो कि गेट्स कन्वर्टेड टू एलोज़ैंथिन, अ मोर इफेक्टिव इनहिबिटर ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है।
यानी जो आपका ज़ैंथिन ऑक्सीडेज जो है उसका जो इनहिबिटर है वो क्या है, एलोपेरिनोल, और वो उसने क्या होना है, गेट्स कन्वर्टेड टू द एलोजेंथिन, एलोपेरिनोल ने एलोजेंथिन में कन्वर्ट होना है जो कि मोर इफेक्टिव इनहिबिटर है। ठीक हो गया, यानी इसने एलोपेरिनोल ने इस एंजाइम के साथ रिवर्सिबल बाइंड करना था, लेकिन क्या हुआ कि ये अपनी एक मोर पोटेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इरिवर्सिबल बाइंड कर रहा है, जो कि मोस्ट इफेक्टिव इनहिबिटर के तौर पर काम करेगा। और इस तरह से गाउट के अंदर जो यूरिक एसिड की डेपोजिशन है वो यूरिक एसिड की डेपोजिशन नहीं होगी। ठीक हो गया, और इस तरह से जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ द सर्टेन प्यूरिन एंड पायरिमिडिन एनालॉग्स इन द कैंसर थेरेपी इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सुसाइड इनहिबिशन। जो कैंसर थेरेपी या कैंसर थेरेपी के अंदर यही मैकेनिज्म यूज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल द 5-fluorouracil गेट्स कन्वर्टेड टू द fluorodeoxyuridylate which inhibits the enzyme thymidylate synthase। एंजाइम का नाम ये है, ठीक है। इसने क्या करना है, हमारा जो ओरिजिनल इनहिबिटर था 5-fluorouracil वो कन्वर्ट हो गया मोर पोटेंट फॉर्म विच इज़ नेम्ड एज दिस, और इस तरह से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस जो है वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई या ब्लॉक हो गई। ठीक है, जब न्यूरो की नहीं होगी तो फिर हमारे पास जो हमारे पास सेल्स होंगे वो मतलब नहीं बन सकेंगे, और कैंसर थेरेपी में हम यही कर सकते हैं। कैंसर जो है वो अनकंट्रोल्ड जो डिवीजन होती है सेल्स की वो होती है। अब जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगे तो वो नया सेल जो है वो उसकी हम किसी न किसी हद तक उसका जो नंबर है, रेप्लिकेटिंग नंबर है, उसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ उसने एग्जांपल्स दी हैं बिटवीन द सबस्टेट्स एंड सम ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। आपको 1 या 2 याद कर लेंगे। द नेक्स्ट इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अभी तक हमने इनहिबिशन में कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पढ़ा रिवर्सिबल के अंदर, और फिर हमने इरिवर्सिबल पढ़ा। द थर्ड वन इज़ द एलोस्टेरिक इनहिबिशन। हम इसको डिटेल में जो है वो इसके रेगुलेशन में पढ़ेंगे कि किस तरह से रेगुलेट करेंगे जब उसका एलोस्टेरिक, असल में भी आपको एलोस्टेरिक नहीं पता इसलिए मैं इसको नहीं बता रही, हम वहाँ पे पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इस एंजाइम इनहिबिशन का फ़ायदा ये है कि हम बहुत सारी ड्रग्स का मैकेनिज्म इस इनहिबिशन की बेस पे करते हैं। ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रोल लोअरिंग जो ड्रग्स होती हैं, स्टैटिन ड्रग्स जो होती हैं, वो इनहिबिट करती हैं इस एंजाइम को, और इस तरह से उसका क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रोल का लेवल कम हो जाएगा। और इसी तरह से जो हमारे पास HIV की रेप्लिकेशन को ब्लॉक करने वाली जो ड्रग्स होती हैं वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगी। द सेम विद द हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं वो हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास रेगुलेशन किस तरह से होती है। एंजाइम्स की रेगुलेशन ज़रूरी होती है। रेगुलेट मतलब अगर कोई कैटालिटिक एंजाइम है तो वो कैटालाइसिस करता रहेगा तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और इसी तरह से अगर कोई एंजाइम जो है वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है तो भी हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एंजाइम्स की जो है वो रेगुलेशन उसी तरह ज़रूरी है जैसे हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की रेगुलेशन पढ़ कर आए थे कि ग्लाइकोजन की रेगुलेशन चाहिए, ग्लूकोज की रेगुलेशन चाहिए, ग्लूकोज ऊपर नीचे ना हो जाए। इसी तरह से एंजाइम की एक्टिविटी भी जो है वो हाईली रेगुलेटेड होती है। किस तरह से, मतलब इसके रेगुलेशन के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एक हमारे पास एलोस्टेरिक रेगुलेशन है, एक्टिवेशन ऑफ द लेटेंट एंजाइम्स हैं, कंपार्टमेंट बना देते हैं हम मेटाबॉलिक पाथवेज के, कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस है, एंजाइम डिग्रेडेशन है एंड आइसो एंजाइम्स है। दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स या ये वो पॉइंट्स हैं जो कि एंजाइम की रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। अब हम पढ़ते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी एक्टिव साइट के अलावा कुछ और स्पेसिफिक साइट्स होती हैं। उन स्पेसिफिक साइट्स को हम एलोस्टेरिक साइट्स बोल देते हैं, और वो एंजाइम्स जो इन स्पेसिफिक साइट्स को कंटेन किए हुए होते हैं उनको हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स बोल देते हैं। These allosteric sites are the unique places on the enzyme molecule। ठीक है, यानी एक्टिव साइट के अलावा उनके पास एक साइट होती है जहाँ पे एलोस्टेरिक ने अटैच होना होता है। ठीक है,
अब उसकी अटैचमेंट क्या करेगी, या तो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी या नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। अभी हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स कह सकते हैं, ठीक है। वो बाइंड करते हैं एलोस्टेरिक साइट पे और रेगुलेट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। यानी एक एंजाइम है, उसके पास दो साइट्स हैं, एक तो उसकी एक्टिव साइट हो जाएगी, ठीक है, और एक उसकी स्पेशल साइट हो जाएगी जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कह रहे हैं। ये जो स्पेशल साइट है, इसके ऊपर जब कोई सा भी सबस्ट्रेट या कोई सा भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा तो वो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर के तौर पे काम करेगा। यानी इसकी बाइंडिंग जो है एंजाइम की एक्टिविटी को या तो इन्हांस करेगी या डिक्रीज करेगी। जब एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो फिर हमारे पास जो इफेक्टर होगा, जो एलोस्टेरिक इफेक्टर होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर होगा, या हम उसको एक्टिवेटर साइट भी बोलेंगे। उस एलोस्टेरिक साइट को तब हम एक्टिवेटर साइट बोलेंगे। That allosteric site will particularly will known as the activator site, जब आपका एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर जो होगा वो पॉजिटिव डालेगा इफेक्ट। जबकि उसका नेगेटिव इफेक्ट जो होगा तो फिर उसको उस टाइम हम उस एलोस्टेरिक साइट को क्या बोलेंगे, इनहिबिटर साइट। साइट एक ही है, डिफरेंट कंडीशंस में उसके दो नाम आ गए हैं। जनरल हमने एलोस्टेरिक साइट बोली थी जो एक्टिव साइट के एडिशनल साइट है, ठीक है। जब मॉड्यूलेटर वो सब्सटेंस जो इसके साथ बाइंड करेगा इस एलोस्टेरिक साइट के साथ, वो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा टू द एंजाइम, तो फिर हमारे पास ये साइट तब बोलेगी एक्टिवेटर साइट। लेकिन जब इसी एक्टिव साइट के साथ बाइंड होने वाले सबस्ट्रेट का नेगेटिव इफेक्ट आएगा तो फिर हमारे पास इस साइट को इनहिबिटर साइट बोलेंगे। अब हमारे पास एलोस्टेरिक एंजाइम्स की जो है वो दो क्लासेस हैं अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक हमारे पास के क्लास है और दूसरी हमारे पास वी क्लास है। के क्लास जो होगी वो हमारे पास जो है वो इसमें हमारे पास सेम होगा जैसे हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर आया था कि के एम की वैल्यू जो होगी वो चेंज होगी, जबकि वी मैक्स की वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, जैसे हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर में पढ़ कर आए हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है। यानी क्या हो रहा है कि हमारे पास वी मैक्स सेम है, एंजाइम का कैटालाइसिस जो है वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी वही रहेगी, सिर्फ हमें सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को ऑल्टर करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज़ वी क्लास। वी क्लास का जो है वो एक्शन या रिस्पॉन्स जो होगा वो वैसे ही आएगा जैसे हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का आया था या इरिवर्सिबल का आया था, जिसमें हमारे पास वी मैक्स चेंज हुआ था, के एम चेंज नहीं हुआ था, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से कुछ नहीं हुआ था हमारे पास। हाँ, अलबत्ता वेलोसिटी चेंज हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। इसकी एग्जांपल हमारे पास एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है। अब वो कहता है कि हमारे पास ये काम किस तरह से करता है कि ये जो हमारे पास मॉड्यूलेटर है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर, ये जब एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो इसकी बाइंडिंग जो होती है दैट रिजल्ट्स इन द कन्फर्मेशनल चेंजेस। वो कन्फर्मेशनल चेंजेस जो है वो एक्टिव साइट को एनेबल करेंगी कि वो काम करें, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा कि हमारे पास ये क्या होती हैं, ओलिगोमेरिक होती हैं। ऐसे एंजाइम्स जो होते हैं वो ओलिगोमेरिक होते हैं। इनके सब यूनिट्स आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब सब यूनिट्स वो थे जिससे वो फर्दर मिलकर बना हुआ था। पूरा एंजाइम जो था, फॉर एग्जांपल एंजाइम दो पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है या दो सब यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है, वो दोनों सब यूनिट्स एक जैसे भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। The non-covalent reversible binding of the effector modulator at the inhibition at the allosteric site brings about a conformational change in the active site of the enzyme, leading to inhibition or activation of the catalytic activity. In the concerted model, the allosteric enzymes exist in two conformational states, the T state और R state। यहाँ पे उसने ये बात की है कि हमारे पास जो ये एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर होगा, जो इफेक्टर मॉड्यूलेटर होगा, ये जब अपनी एलोस्टेरिक उसके साथ एलोस्टेरिक साइट के साथ नॉन कोवलेंट रिवर्सिबल बाइंडिंग करेगा तो ये एंजाइम के अंदर कुछ चेंजेस इंड्यूस करेगा। वो चेंजेस या तो उस एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस कर देंगी, एक्टिवेट कर देंगी या उसको ब्लॉक कर देंगी। ये जो अब एंजाइम है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, टी फॉर्म या आर फॉर्म, जैसे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी जो है वो पढ़ कर आए थे। ये हमारे पास उसने कुछ 4 स्टेट्स बताई हैं। ए जो है वो हमारे पास टी फॉर्म है, बी जो है वो हमारे पास आर फॉर्म है। ये आर फॉर्म जो होती है वो काम करती है।
जबकि सी फॉर्म जो है वो हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी फॉर्म जो है एलोस्टेरिक इनहिबिशन एक्टिवेटर को कर रहा है। टी और आर स्टेट्स जो हैं दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर होती हैं। टी स्टेट जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, फेवर करती है इनहिबिटर को, यानी जब हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिटर बाइंड करेगा विद दैट ऑफ द एंजाइम, तो फिर हमारे पास कौन सी स्टेट होगी, तब टी स्टेट होगी, यानी टाइट स्टेट होगी, जो क्या करेगी, कैटालाइसिस को प्रमोट नहीं करेगी। जबकि जो हमारे पास मॉड्यूलेटर्स जो एक्टिवेटर के तौर पर काम करेंगे वो आर स्टेट के साथ बाइंड करेंगे। तो फिर हमारे पास अगर हमने सबस्ट्रेट की जो है वो मतलब कैटालाइसिस करानी है या हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो हमें क्या करना है, आर फॉर्म को जो है वो इन्हांस करना है। द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इन द आर स्टेट इंक्रीजेज एज द मोर सबस्ट्रेट इज एडेड। जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा उतनी आर स्टेट आएगी, क्योंकि सबस्ट्रेट और एक्टिवेटर्स जो हैं, ये जो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स हैं जो कि एक्टिवेट करेंगे उसको, वो आर फॉर्म को के साथ अटैच होंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा उतनी ज़्यादा आर फॉर्म होगी और हमारा उतना ज़्यादा जो होगा वो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और इसको हम कोऑपरेटिव बोलते हैं। ठीक है, कि एक चीज़ दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही है। एलोस्टेरिक एंजाइम जो है वो हमें सिग्मोइडल कर्व देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाइपरबोलिक। यहाँ पे अब हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक हमारे पास होमोट्रोपिक इफेक्ट आएगी और दूसरी हेट्रोट्रोपिक इफेक्ट आएगी। होमोट्रोपिक इफेक्ट वो होगा जिसमें सबस्ट्रेट जो होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा सबस्ट्रेट बाइंडिंग को, यानी खुद सबस्ट्रेट अपनी ही बाइंडिंग को करेगा। तो फिर हमारे पास जो उस टाइम होगा इफेक्ट वो होमोट्रोपिक इफेक्ट होगा, यानी एलोस्टेरिक आके जुड़ा, उस एलोस्टेरिक के बाइंडिंग के बाद सबस्ट्रेट ही अपनी बाइंडिंग को ऑल्टर कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एलोस्टेरिक इफेक्ट होगा। हेट्रोट्रोपिक में क्या होगा कि हमारे पास जो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर आके जुड़ा था, ठीक है, उसने ऑल्टर करना है सबस्ट्रेट को, या तो अब वो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा सबस्ट्रेट के ऊपर या फिर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। होमो में आपने सबस्ट्रेट की बात याद रखनी है कि एलोस्टेरिक मैकेनिज्म जो है वो सबस्ट्रेट को फेवर कर रहा है। ठीक है, यानी उसकी बाइंडिंग के बाद सबस्ट्रेट इन्फ्लुएंस करेगी, जबकि जो आपकी हेट्रोट्रोपिक इफेक्ट होगा उसमें क्या है कि जो मॉड्यूलेटर है, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है, वो जो है वो ऑल्टर कर सकता है, वो इफेक्ट करता है सबस्ट्रेट के बाइंडिंग को विद दैट ऑफ द एंजाइम, और अब या तो ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा या नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। ठीक है, यानी या तो वो उसको सपोर्ट करेगा या उसको जो है वो चेंज करेगा। हमारे पास जो एलोस्टेरिक के एंजाइम्स के कुछ एग्जांपल्स हैं वो नीचे टेबल में दी हुई हैं। ये हमारे पास टेबल है जिसके अंदर उसने मेटाबॉलिक पाथवे बताया कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, उसका इनहिबिटर जो है एलोस्टेरिक इनहिबिटर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ये हमारे पास एक डायग्राम दिखाई हुई है जिसमें उसने एक वो एलोस्टेरिक इफेक्टर के साथ एंजाइम की एक्टिविटी दिखाई है जो कि पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। ठीक है, यानी आपका जो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है वो क्या करेगा, आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करेगा। तो फिर इस केस में हमारे पास वी मैक्स कितनी ग्रीन वाली होगी, हाईलाइटेड होगी, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारे पास एक नॉर्मल एंजाइम है ब्लैक वाला, और ये जो रेड वाला है ये हमारे पास वो एलोस्टेरिक है जो इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। द नेक्स्ट इज द फीडबैक रेगुलेशन। ये हमारे पास एलोस्टेरिक मैकेनिज्म के अंदर ही है कि हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ इनहिबिटिंग द फर्स्ट स्टेप बाय द फाइनल प्रोडक्ट इन द सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ अ मेटाबॉलिक पाथवे इज रेफर्ड एज द फीडबैक रेगुलेशन। जैसे हम फीडबैक मैकेनिज्म पढ़कर आए थे, सेम यही है कि हमारे पास सीरीज ऑफ रिएक्शन के अंदर अपना फाइनल प्रोडक्ट ही अपने इनिशिएटिंग को ब्लॉक करेगा, तो ये हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक एंजाइम ए है, एक सबस्ट्रेट ए है जो कि बी में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम E1, बी सी में कन्वर्ट हुआ E2 के थ्रू, सी डी में कन्वर्ट हुआ E3 के थ्रू, और डी फाइनल प्रोडक्ट ई में कन्वर्ट हुआ E4 के थ्रू। अब ये जो ई प्रोडक्ट है ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा और इस तरह से अपना ही प्रोडक्ट जो है वो अपने ही इनिशिएटिंग स्टेप को रेगुलेट कर रही है।
और इस तरह से वो कहता है कि ये हमारे पास एक रियल सेलुलर इकोनॉमी है टू सेव द सेल फ्रॉम द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ सिंथेसाइजिंग अ कंपाउंड विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल विद इन द सेल। ये क्या कर रहा है कि क्योंकि सेल को रिक्वायर्ड उतना ही है, उसके ज़्यादा सेल को जितना रिक्वायर्ड है उसने उतना ही यूज़ करना है, उसके ज़्यादा बनने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अपना ही जो प्रोडक्ट है वो अपना वेस्टफुल जो है एक्सपेंडिचर बचा रहा है, ज़रूरत के टाइम पे बनेगा, पहले से ही बनकर ज़ाया नहीं होगा। अब वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो फीडबैक इनहिबिशन है ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप है एलोस्टेरिक इनहिबिशन की, जो कि क्या करती है, मेटाबॉलिक पाथवेज को कंट्रोल करती है। ठीक है, यानी उसने अब एक स्पेशल एक पूरी उसके साथ इसको एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास एक एंजाइम है, एलोस्टेरिक एंजाइम दैट इज़ नोन एज एटीकेस। ठीक है, एस्पार्टेट ट्रांसकार्ब अमायोलेज। ये एंजाइम जो है ये इनहिबिट किया जाता है बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। किस तरह से कि ये जो सबस्ट्रेट होंगे ये इस एंजाइम के थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शंस में जाएंगे और इसका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो CTP है। ये CTP जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू अपने इनिशिएटिंग एंजाइम को ब्लॉक कर देगा और इस तरह से इसकी अपनी ही जो है वो रेगुलेशन कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे उसने बताया कि हमारे पास फीडबैक रेगुलेशन और फीडबैक इनहिबिशन एक ही चीज़ नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल से हम इस डिफरेंस को देखेंगे। फीडबैक रेगुलेशन उसने कहा कि ये एक फिनोमिनन है, जबकि हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन जो है वो एक मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन है। इस तरह से कि जो डाइटरी कोलेस्ट्रोल है वो डिक्रीज करती है हेपेटिक कोलेस्ट्रोल बायोसिंथेसिस को थ्रू द फीडबैक रेगुलेशन। कि हमारे पास बॉडी के अंदर जितना कोलेस्ट्रोल लेवल है उतना ही रहेगा। इस तरह से कि अगर तो आप डाइट में कोलेस्ट्रोल ज़्यादा ले रहे हैं तो जो सिंथेसिस होगी कोलेस्ट्रोल की वो डिक्रीज कर दी जाएगी बाय द फीडबैक रेगुलेशन टू मेंटेन द कोलेस्ट्रोल लेवल इन द बॉडी। ठीक है, अगर तो डाइट में ले रहे हो तो बायोसिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी, अगर डाइट में नहीं ले रहे हो तो बायोसिंथेसिस इन्हेंस हो जाएगी। और इस तरह से इन दोनों रेगुलेशंस के थ्रू या इन दोनों मैकेनिज्म्स के थ्रू जो है वो क्या होगा, रेगुलेट किया जा रहा है कोलेस्ट्रोल के लेवल को विद इन द बॉडी। इसका ये दिस डज नॉट इन्वॉल्व द फीडबैक इनहिबिशन। इसने क्या करना है, डाइटरी कोलेस्ट्रोल ने जाकर नहीं ब्लॉक कर देना बायोसिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रोल इन द बॉडी। ठीक है, ये जो इनहिबिशन होगी ये इस एंजाइम के थ्रू होगी, यानी कोलेस्ट्रोल का लेवल जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ये जो मैकेनिज्म है ये रेगुलेशन होगी कोलेस्ट्रोल के लेवल को मेंटेन करने के लिए, जबकि बायोसिंथेसिस की रेगुलेशन जो होगी वो इनहिबिशन के थ्रू होगी। कि बायोसिंथेसिस कितनी रिक्वायर्ड है वो होगी इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू। द नेक्स्ट इज द एक्टिवेशन ऑफ द लेटेंट एंजाइम। अब वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल कीमोट्रिप्सोजिन, पेप्सिनोजिन और प्लाज्मिनोजिन, ये अपनी प्रो फॉर्म में पड़े हुए होते हैं जिसको हम प्रो एंजाइम बोलते हैं। ये ज़रूरत के टाइम अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाते हैं और इस तरह से अपना काम करने के बाद दोबारा इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। तो उसने कहा कि हमारे पास ये क्या होते हैं, इंटरकन्वर्टेबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द बॉडी। बॉडी को जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से वो एक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म में चले जाएंगे। और ये जो इंटरकन्वर्जन है दैट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। हम इस कोवेलेंट बॉन्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, इस कोवेलेंट बॉन्ड को रिवर्स कर सकते हैं। ये परमानेंट नहीं है, एक ही दफ़ा नहीं होगा। हम डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी ये अपनी एक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म में जाएंगे बाय द रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। किस तरह से उसने एग्जांपल अब दिया है कि हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में एक्टिव रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में एक्टिव रहते हैं। अगर आपको ग्लाइकोजन का रेगुलेशन याद हो तो इस वो वाली बात इसमें आएगी है। या फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जो आपके रेगुलेशन में इन्वॉल्व होंगी कि जब एंजाइम की एक्टिवेटेड फॉर्म रिक्वायर्ड होगी तो वो फॉस्फोरिलेट हो जाएगा, जो फॉस्फोरिलेटेड एक्टिव फॉर्म होती है, और जब उसको नहीं चाहिए होगी तो वो डीफॉस्फेट हो जाएगा, डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगी उसमें और वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। या फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड की।
अब उसने बताया कि हमारे पास ग्लाइकोजन डीफॉस्फोराइलेज वो एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है इनटू द ग्लूकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस है। इस एंजाइम की जो है दो फॉर्म्स होती हैं, एक इनएक्टिव फॉर्म होगी फॉस्फोराइलेटेड बी फॉर्म, ठीक है, ये कौन सी है, इनएक्टिव फॉर्म है, ये डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है, ठीक है। फॉस्फोराइलेज बी जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है ऑफ दिस एंजाइम, जो कि कन्वर्ट होगी बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द सीरीन रेजिड्यू टू द एक्टिव फॉर्म फॉस्फोराइलेज ए। वही बात कि हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म जो है वो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है, जब उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तो वो एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा और इस तरह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर देगा। द इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज बी इज प्रोड्यूस्ड ऑन द डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये उसने बताया कि हमारे पास किस तरह से ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है, दोनों आइसोमर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म की जब फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, यहाँ से आप एटीपी को कन्वर्ट होता देख रहे हो एडीपी में, तो अब इसकी क्या हो गई है, फॉस्फोराइलेशन हो गई है। अब ये एंजाइम एक्टिव हो गया, ये अपना काम करेगा, यानी ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा इनटू द ग्लूकोज। काम करने के बाद दोबारा फॉस्फेट को ब्रेक कर देगा और इनएक्टिव फॉर्म के अंदर चला जाएगा। और कुछ हमारे पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर एक्टिव होते हैं, जैसे हम ग्लूकोज की सिंथेसिस का पढ़कर आए थे, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस का पढ़कर आए थे। ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म मैंने अभी डीफॉस्फोराइलेटेड की बात किया, तो डीफॉस्फोराइलेटेड के एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेज एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंड HMG-CoA रिडक्टेज, ये वो एंजाइम्स हैं, ठीक हो गया। और ये हमारे पास वो एंजाइम्स हैं जो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में जो हैं वो एक्टिव होते हैं। अब हम अगली बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, वो ये कि हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं विद द SH ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जांपल द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यूरिनेज, इसके एग्जांपल उसने बताया कि ऑक्सीडेटिव फॉर्म जो होगी वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होगी, जबकि रिड्यूस्ड फॉर्म जो होगी वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म होगी। द नेक्स्ट इज हम कंपार्टमेंट बना देते हैं, हमारे पास बॉडी के अंदर सिंथेसिस और ब्रेकडाउन का प्रोसेस जो होता है वो एट द सेम टाइम चल रहा होता है, लेकिन एट वन टाइम एक ही प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। दोनों ऑल्दो हो रहे होते हैं बॉडी में, सिंथेटिक और ब्रेकडाउन हो रहे होते हैं, ठीक है। और वो किस तरह से हो रहे होते हैं कि उनका जो साइट ऑफ रिएक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल वो ये बता रहा है कि हमारे पास जो फैटी एसिड की सिंथेसिस है वो कहाँ पे होगी, साइटोसोल के अंदर होगी, जबकि फैटी एसिड का ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इट मीन्स हमारे पास ब्रेकडाउन और सिंथेसिस का प्रोसेस एट द सेम टाइम हो रहा होगा, लेकिन डिफरेंट साइट्स पे हो रहा होगा, और इस तरह से डिफरेंट साइट पे होने की वजह से हमें क्या हो रहा है कि रेगुलेट हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ उसने डिफरेंट साइट्स बताई हैं ऑर्गेनलीज और डिफरेंट उनका मेटाबॉलिक पाथवेज बताए हैं। अब हमारे पास कहता है कि हम कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस के थ्रू भी जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं, यानी वो एंजाइम्स जो कि नहीं चाहिए होंगे वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और जो रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम वो सिंथेसाइज हो जाएंगे, और इस तरह से उनकी जो अवेलेबिलिटी है उसको एश्योर किया जाएगा। अब वो कहते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलरली जो रेट लिमिटिंग स्टेप के एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, लो कंसंट्रेशन के अंदर पड़े हुए होते हैं, जब चाहिए होंगे, ठीक है, तो फिर वो बन जाएंगे। तो इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो है वो रेगुलेट कर रही है या वो कंट्रोल कर रही है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, यानी खुद अपना एंजाइम जो है, एंजाइम की कंसंट्रेशन वो अपने ही रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। जो रेट लिमिटिंग एंजाइम्स होंगे वो क्या होंगी, उनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होंगी। हमारे पास यहाँ पे दो तरह के एंजाइम्स होंगे, एक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स हैं और दूसरे हमारे पास एडॉप्टिव एंजाइम्स हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स हमारे पास वो होंगे द लेवल ऑफ विच आर नॉट कंट्रोल्ड एंड रिमेन फेयरली कांस्टेंट, जिनका कांस्टेंट रहेगा कंसंट्रेशन। एडॉप्टिव वो होंगे जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी कंसंट्रेशन को अडॉप्ट कर लेंगे। एट द टाइम ऑफ नीड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जब रिक्वायर्ड नहीं होंगे तो उनकी डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी। और ये जो है इनकी कंसंट्रेशन की जो बात है, दिस इज़ रेगुलेटेड बाय द एंजाइम्स और इस जीन्स, और इसकी जो है वो हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं, जीन इंडक्शन और जीन रिप्रेशन। जीन इंडक्शन वो होगा जब सिंथेसिस को बढ़ाना होगा,
ठीक है. द टर्म इंडक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम while the repression indicates its decreased synthesis. अब उसने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं कि हमारे पास ये जो इंडक्शन, ये रिप्रेशन है, ये हमारे पास कुछ हार्मोन्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया जाता है. हमारे पास इंसुलिन हार्मोन है जो कि क्या करेगा, ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ाएगा, ग्लूकोज का यूज़ बाय द सेल बढ़ाएगा. ठीक है. अब ये हार्मोन जो है वो बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, उन सारे एंजाइम्स की सिंथेसिस को बढ़ाएगा जिन्होंने ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन में इन्वॉल्व होना है. ठीक है. और रिप्रेशन में हमारे पास वो होता है कि हमारे पास क्या होता है कि इन्होंने पर्टिकुलरली उस जीन को रिप्रेस करना होता है जो कि एंजाइम की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, उसने कहा कि हमारे पास पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक की एंजाइम है जो कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस में यूज़ हो रहा है. यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक मेजर एंजाइम है. ये क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो इफ़ देयर इज़ सफिशिएंट ग्लूकोज अवेलेबल देयर इज़ नो नेसेसिटी फॉर इट्स सिंथेसिस. जब ग्लूकोज है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. और ये किस तरह से अचीव किया जाएगा, रिप्रेशन के थ्रू. ठीक है. यानी ग्लूकोज पड़ा हुआ है तो ग्लूकोज इस पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज की जीन को रिप्रेस कर देगा. जब ये रिप्रेस हो जाएगी तो हमारे पास ये एंजाइम नहीं बनेगा, और एंजाइम नहीं बनेगा तो न्यू ग्लूकोज नहीं बनेगा. एंजाइम डिग्रेडेशन, हाफ लाइफ होती है एंजाइम्स की. ठीक है. ये डिपेंड करती है उसकी वर्किंग के ऊपर. कुछ की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, कुछ की हाफ लाइफ कम होती है, तो उस हिसाब से उसकी अवेलेबिलिटी होगी. उसने एग्जांपल दे दी हमारे पास कि कुछ हाफ लाइफ जो है वो इस तरह की हैं. और द नेक्स्ट इज आइसो एंजाइम्स, मल्टीपल फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम जो होती है दैट विल हेल्प. एक ही एंजाइम की बहुत सारी जो होंगी वो फॉर्म्स होंगी. ठीक है. और ये सारी फॉर्म्स जो होंगी वो रिजल्ट हेल्प करेंगी इन द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. ठीक है. वो कहते हैं कि हमारे पास ऑल द एंजाइम्स ऑफ अ गिवन एंजाइम कैटालाइज द सेम रिएक्शन. ठीक है. कि एक ही एंजाइम के जो हम शक्ल एंजाइम होंगे वो बेशक सेम रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं, बट दे में डिफर इन द केएम वैल्यू, वी मैक्स वैल्यू और बोथ. ठीक है. मतलब हर आइसो एंजाइम के लिए ये सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो डिफरेंट हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल द आइसो एंजाइम ऑफ LDH एंड द CPR एंजाइम्स. ये हमने पढ़ा कि एंजाइम की रेगुलेशन और एंजाइम की इनहिबिशन. जो आपको बात नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.